तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस खास विश्लेषण में हम भारतीय उपमहाद्वीप के भू राजनैतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक ताने बाने को बहुत गहराई से समझने वाले हैं। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरों की बात नहीं है, हम एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां का इतिहास, नदियां और विशाल पहाड़ आपस में ऐसे गुथे हुए हैं कि वे आज की राजनीति को भी तय करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए डेटा और तथ्यों के जरिए समझते हैं कि ये 8 देश एक दूसरे से कैसे और कितने गहरे जुड़े हैं। हमारी इस चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे भौगोलिक आधार, पश्चिमी और उत्तरी पड़ोसी, हिमालय के पर्वतीय राष्ट्र, पूर्वी और द्वीपीय देश, और अंत में राजनीतिक और ऐतिहासिक तुलना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, भौगोलिक आधार और सीमाएं, जो इस पूरे क्षेत्र की पहचान के मुख्य स्तंभ हैं। यहाँ एक बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, भारत के इन पड़ोसी देशों की वास्तविक पहचान आखिर बनती किस चीज से है? क्या ये सिर्फ 2 देशों के बीच साइन की गई संधियां हैं, या इसके पीछे कुछ और भी है जो इन राष्ट्रों को असल में एक आकार देता है? असल में इसका सीधा सा जवाब है प्राकृतिक परिदृश्य। सच तो ये है कि विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और उफनती नदियां ही इन 8 राष्ट्रों की वास्तविक नींव हैं। ये कोई आम भौगोलिक विशेषताएं नहीं है, बल्कि ये वो जीवन रेखाएं हैं जिन्होंने सदियों से इन महान सभ्यताओं को पाला पोसा है। अगर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखें तो इनके पैमाने और छोरों का अंतर वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ हमारे पास बांग्लादेश है, जिसके साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, करीब 4096.7 किलोमीटर, और ठीक इसके उलट अफगानिस्तान के साथ सीमा सिर्फ 106 किलोमीटर की है। एकदम अलग अलग एक्सट्रीम्स, और यही भौगोलिक विविधता इस पूरे क्षेत्र को इतना अनूठा बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम पश्चिमी और उत्तरी पड़ोसियों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन पर नजर डालेंगे। शुरुआत अफगानिस्तान से करते हैं। भौगोलिक रूप से ये बेहद खास है। लद्दाख क्षेत्र में ऐतिहासिक डूरंड रेखा के जरिए इसकी भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। इस देश की पहचान मुख्य रूप से विशाल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट नौशाक से है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी वो है हेलमंड। अगर संस्कृति की बात करें तो घुड़सवारों का पारंपरिक और काफी रोमांचक खेल बुजकशी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, जो इनकी ऐतिहासिक और मजबूत पहचान को दिखाता है। अब अगर हम पाकिस्तान की तरफ रुख करें तो इसकी सीमा रैडक्लिफ रेखा से तय होती है। इस देश का पूरा प्रशासनिक और बुनियादी ढांचा इसकी नदियों पर टिका है, खासकर सिंधु नदी। यहाँ नहरों का इतना बड़ा जाल है कि इसे नहरों का देश भी कहा जाता है, और सिंधु इसकी जीवन रेखा है। इसी पानी को मैनेज करने के लिए 1960 में ऐतिहासिक सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसे विश्व बैंक ने मध्यस्थता करके करवाया था। भूगोल के लिहाज से 7,708 मीटर ऊंची तिरचमीर चोटी के पास मौजूद खैबर और बोलन दर्रे बहुत ही ऐतिहासिक है। और सांस्कृतिक प्रतीकों में मारखोर नाम का जंगली बकरा इनका राष्ट्रीय पशु है, और फील्ड हॉकी इनका राष्ट्रीय खेल है। उत्तर पूर्व की ओर चलें तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक चीन का जिक्र आता है। भारत और चीन के बीच की जो 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, उसे 1914 की मैकमोहन रेखा से पहचाना जाता है। इसका भौगोलिक पैमाना बहुत ही विशाल है। यहाँ यांगसी जैसी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक और हुआंगहो, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, बहती हैं। दुनिया पर चीन का ऐतिहासिक प्रभाव बहुत गहरा है। जरा सोचिए, कागज, रेशम, बारूद, चाय और सोयाबीन, इन सबका जन्मस्थान चीन ही है। और आज के समय में शंघाई इसके सबसे बड़े बंदरगाह और सूती वस्त्र केंद्र के रूप में ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब है। चलिए अब ऊंचाइयों की ओर चलते हैं। हमारे तीसरे भाग में हम हिमालय के पर्वतीय राष्ट्रों नेपाल और भूटान की बात करेंगे। 88486 मीटर, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बिल्कुल नई और आधिकारिक ऊंचाई है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और इसी के साथ कंचनजंगा चोटी भी नेपाल और सिक्किम की सीमा पर शान से खड़ी है। सच कहें तो हिमालय की ये बर्फ से ढकी विशाल चोटियां ही इन राष्ट्रों की पूरी पहचान और अस्तित्व को आकार देती हैं। नेपाल की लोकेशन बहुत ही रणनीतिक है। ये भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। ये चारों तरफ से जमीन से घिरा है, और कर्णाली यहाँ की सबसे लंबी नदी है।
सबसे शानदार बात यह है कि नेपाल और भारत इन विशाल हिमालयी नदियों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर साथ काम कर रहे हैं। त्रिशूली, कोशी, अरुण 3, पंचेश्वर और सप्तकोशी जैसी कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं इसी बेहतरीन सहयोग का नतीजा हैं। और अगर सांस्कृतिक पहचान की बात हो तो गाय यहाँ का राष्ट्रीय पशु है और वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल। अब भूटान की बात करते हैं, जिसका दुनिया को देखने का नजरिया वाकई सबसे हटकर है। ये दुनिया का शायद अकेला ऐसा देश है जो प्रोग्रेस को नापने के लिए जीडीपी यानी पारंपरिक आर्थिक पैमानों का इस्तेमाल नहीं करता। इसके बजाय वे सकल राष्ट्रीय खुशहाली या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का उपयोग करते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ पैसे और अर्थव्यवस्था के बजाय लोगों की भलाई, पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण को सबसे ऊपर रखता है। इस खूबसूरत छोटे से पर्वतीय देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। इसका भूगोल मानस नदी, गंखरपुसुम चोटी और जुमुलहारी पर्वत से तय होता है। दिलचस्प बात यह है कि जुमुलहारी को बड़ी खूबसूरती से कंचनजंगा की दुल्हन भी कहा जाता है। और एक खास बात, यहाँ का राष्ट्रीय पशु ताकिन नाम का एक बेहद अलग दिखने वाला जानवर है। और तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, जो इनकी अनूठी विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए है। पहाड़ों से उतरकर अब हम चलते हैं अपने चौथे भाग की ओर, पूर्वी और द्वीपीय देश, जिसमें शामिल हैं बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। भारत के साथ सबसे लंबी जमीनी सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश पूरी तरह से नदियों का देश है। यह विश्व के सबसे बड़े गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर बसा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक बदलाव देखने को मिलता है। सीमा पार करते ही गंगा का नाम बदलकर पद्मा हो जाता है और ब्रह्मपुत्र बन जाती है जमुना। मेघना यहाँ की सबसे लंबी नदी है और कॉक्स बाजार दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा रेतीला तट है। सांस्कृतिक रूप से रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा गीत आमार सुनार बांग्ला इस राष्ट्र की आत्मा है, जबकि कबड्डी इनका राष्ट्रीय खेल है। भारत के उत्तर पूर्व में म्यांमार है, जिसे स्वर्ण पेगोडा का देश भी कहते हैं। इरावती नदी इस पूरे देश की सबसे बड़ी जीवन रेखा है। और क्या कभी गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्ण त्रिभुज का नाम सुना है? ये वो जगह है जहां मेकोंग और रुआक नदियों का संगम होता है। म्यांमार का भूगोल अराकन योमा पर्वत श्रृंखला से घिरा है, जो असल में हिमालय का ही एक पूर्वी हिस्सा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी खाकाबो राजी है। लेकिन यहाँ की सबसे अनोखी चीज है इनले झील, जहाँ लोग सचमुच पानी पर तैरते हुए खेतों में खेती करते हैं। ये अपने आप में कमाल है। दक्षिण की तरफ चलें तो समुद्र पार करते ही हमारी मुलाकात होती है पूर्व के मोती यानी श्रीलंका से। अक्सर इसकी राजधानी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आइए इसे क्लियर कर लेते हैं। कोलंबो इसकी कमर्शियल यानी वाणिज्यिक राजधानी है, जबकि श्री जयवर्धनपुरा कोटे इसकी ऑफिशियल राजधानी है। भौगोलिक तौर पर ये पाक जलडमरू मध्य और ऐतिहासिक आदम के पुल से भारत से अलग होता है। महावेली गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी है और पिद्रू तालागाला सबसे ऊंची चोटी। इतिहास के पन्नों में इसे सेरनडीप और सिंघल द्वीप के नाम से भी पुकारा गया है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी वॉलीबॉल है। अब हम अपने अंतिम और 5वें भाग पर आ गए हैं, एक डेटा संचालित सारांश, जहां हम राजनीतिक और ऐतिहासिक पहलुओं की तुलना करेंगे। अगर हम इन राष्ट्रों के संसदीय ढांचे को देखें तो हर देश की अपनी एक खास व्यवस्था है। बांग्लादेश की संसद में 350 सीटें हैं और इसे जातीय संसद कहा जाता है। पाकिस्तान के पास 342 सीटें हैं और उनकी संसद मजलिस ए शूरा या नेशनल असेंबली कहलाती है। नेपाल की बात करें तो वहाँ 275 सीटें हैं और उसे राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, बल्कि ये हर देश के अपने अलग राजनीतिक विकास को दर्शाते हैं। इस उपमहाद्वीप में राष्ट्र निर्माण का सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा है। इस टाइमलाइन को देखिए। 1907 में भूटान से शुरुआत होती है, उसके बाद 1919 में अफगानिस्तान, 1947 में पाकिस्तान, 1948 में म्यांमार और श्रीलंका, 1949 में चीन और अंत में 1971 में बांग्लादेश का उदय। ये पूरा घटनाक्रम हमें बताता है कि पिछले 100 सालों में इस क्षेत्र का राजनीतिक नक्शा कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर बदला है। राजधानियों और मुद्राओं की इस विविधता को एक नज़र में देखना पूरे उपमहाद्वीप के प्रशासनिक रंग रूप को समझने जैसा है। अफगानी से लेकर बांग्लादेशी टाका और भूटानी न्यू गुल्ड्रम तक, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े होने के बावजूद हर देश ने अपनी एक बिल्कुल अलग और स्वतंत्र पहचान कायम रखी है।
तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम वापस उसी विचार पर आते हैं। ये देश केवल कागज पर खींची गई सीमाओं के कारण पड़ोसी नहीं है, ये विशाल हिमालयी श्रृंखलाओं और साझा नदियों के एक बहुत ही गहरे तंत्र से जुड़े हुए हैं। और अंत में ये एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली सवाल छोड़ जाता है, प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई ये जीवन रेखाएं भविष्य में इन राष्ट्रों के बीच सहयोग और कूटनीति को कैसा आकार देंगी? यही वो सवाल है जो इस पूरे क्षेत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस गहराई से भरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।